हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री की पाठशाला। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने क्लास 12 की स्टडी को बहुत ही अच्छे से और डिसिप्लिन के साथ कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर लिया है तो उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, फॉर्मूला शीट बना ली होगी। अगर अभी तक नहीं बनाई है तो तरीके से चलिए, नहीं तो फायदा नहीं होगा कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो बाद में तो भूल जाओगे आप। नोट्स, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला शीट बहुत तरीके से चलाएंगे, कोई भी चीज आप मिस नहीं करेंगे। प्लस जब हमारे चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे हम एक फॉर्मूला शीट्स को भी जनरेट करेंगे जिसमें आप लोगों को इजियर रहेगा कि आप फॉर्मूला शीट को डायरेक्ट प्रिंट करिए, लगाइए, याद कीजिए। ओके, चलिए गाइस, आज हम बात करते हैं चैप्टर 3 विच इज योर केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, पता है भैया, चैप्टर 4 लिखा हुआ है। वो मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे पुरानी बुक में कुछ बच्चे पुरानी बुक एनसीईआरटी की यूज कर रहे हैं, कुछ नए यूज कर रहे हैं। तो पुरानी बुक जो यूज कर रहे हैं उसमें चैप्टर 4 लिखा हुआ है, जो नई बुक यूज कर रहे हैं उसमें चैप्टर 3 लिखा हुआ है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और नंबर्स में क्या लिखा है यार, नाम लिखा हुआ है ना, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स, जब चैप्टर का नाम का मतलब आपको नहीं पता चले तब तक आपको आगे नहीं जाना चाहिए। तो केमिकल काइनेटिक्स की बात क्या करते हैं, उससे पहले भी हम एक आपको बात बताते हैं कि रिएक्शन जो भी होती है, केमिकल रिएक्शन, उसका एस्पेक्ट क्या होता है। मतलब हम किसी केमिकल रिएक्शन को देखते हैं तो किस तीन फेज या किस तीन नेचर हम उसको देखते हैं कि हमें यही चीजें किसी रिएक्शन की स्टडी करनी होती है। सबसे पहले आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि क्या वो रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं है। इसका क्या मतलब है, देखिए, आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी डेल्टा जी। डेल्टा जी आप लोगों ने पढ़ी थी, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है भाई, ठीक है, यहां पे मैं बात कर लेता हूं। डेल्टा जी, दो साइन हो सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो अगर डेल्टा जी किसी भी रिएक्शन की डेल्टा जी नेगेटिव आती है तो वो रिएक्शन कैसी होगी, फिजिबल होगी, फिजिबल या फिर बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस होगी। याद रखना, हम एक बात बोलते हैं कि गिब्स फ्री जितना ज्यादा नेगेटिव उतना मैक्सिमम वर्क डन। माइनस डेल्टा जी, यहां पे लिख देते हैं माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन। तो जितना मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, मैक्सिमम वर्क हैज बीन डन ऑन द रिएक्शन। तो ये चीज आपको पता चली। प्लस अगर रिएक्शन आती है तो ये हमारा नॉट फिजिबल रिएक्शन के अंदर आता है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर आता है। तो थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन के बारे में क्या बताता है कि वेदर दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। सेकेंड हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या बताता है, जब आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था तो उसकी एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट भी आया था, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि ये केमिकल रिएक्शन कितनी हद तक, कितने एक्सटेंट में हो सकती है। उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा हमें एक्सटेंट के बारे में पता चलता है। तो हमें केमिकल रिएक्शन अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका हमें इक्विलिब्रियम भी पता होना चाहिए। थर्ड, अब हम बात करते हैं जो कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या बताता है, काइनेटिक वर्ड क्या है, आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर फिजिक्स में चैप्टर पढ़ा है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन। क्या होता है, मोशन। और केमिकल काइनेटिक्स अगर जोड़ दूं तो मैं केमिकल रिएक्शन के मोशन की स्टडी करूं, केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में, रेट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो वो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रेट ऑफ द रिएक्शन। अब रेट क्या होता है भाई, देखो, जहां पर भी रेट वर्ड आ गया ना, इसका मतलब उसके अपोन में टाइम आने वाला है। किसी भी चीज का चेंज, किसी भी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड योर रेट। अगर स्पीड का रेट हम, अगर डिस्टेंस हमारा टाइम के साथ चेंज हो रहा है दैट इज योर स्पीड। अगर स्पीड का चेंज हमारा टाइम के साथ हो रहा है तो हमारा वो रेट इंस्टेंटेनियस स्पीड रेट कहला देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिकल्स की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो केमिस्ट्री में हमारी कंसंट्रेशन जो चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, चाहे वो डिक्रीज चाहे इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपका कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। सो यहां से आपको पहले बात तो समझ में आया केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल काइनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, जब किसी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, उस जो केमिस्ट्री की ब्रांच है उस टॉपिक को हमने क्या बोला हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स। टॉपिक के बारे में समझ में आया।
क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आया? बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देखो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप की रिएक्शन की बात करते हैं। कुछ रिएक्शंस होती है जो बहुत स्लो चल रही होती है, कुछ रिएक्शन होती है बहुत फास्ट हो जाती है, कुछ रिएक्शंस होती है जो मॉडरेट होती है। मैं अगर स्लो रिएक्शन की बात करूं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, डायमंड का बनना, हीरे का बनना, बेटा अभी पढ़ लो जितना पढ़ना है, जितना अपने आप को घिस सकते हो, तभी आप ग्रेफाइट से क्या बन जाओगे, डायमंड बन जाओगे, नहीं तो ग्रेफाइट के पत्थर बन जाओगे भैया जी, ग्रेफाइट से कुछ भी नहीं बनोगे। लेकिन अगर अपने आप को अभी घिस लिया ना आप लोगों ने, तो डायमंड निकलोगे, हीरा बन के निकलोगे, वो मेरी गारंटी है। आगे हम रिएक्शन देखते हैं, फास्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फास्ट। आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है आपकी। कैसे होती है? बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाती है। प्रेसिपिटेशन, दो सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाया, दो सॉल्यूशन को मिक्स करा, आपके प्रेसिपिटेट बन गया। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड एंड सोल्ट को ऐड करा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुका है। लास्ट मॉडरेट रिएक्शन है कि भैया ना ज्यादा फास्ट होगी ना ज्यादा स्लो होगी, वो नॉर्मल रेट पे रिएक्शन को चलती रहेगी। तो हमने इन्हीं रिएक्शंस को, स्लो, फास्ट एंड मॉडरेट, इन्हीं को तो पढ़ना हम लोगों को इस चैप्टर में। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस चैप्टर के कंटेंट क्या है? पहला है कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, उसी को तो रेट ऑफ रिएक्शन बोला हुआ है, उसी को हमने यहाँ पे पढ़ना है। सेकंड है रेट एज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम, उसी का ही पार्ट है। थर्ड, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, कि रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक रिएक्शन चलाई, वो चलाई है 25 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे। गर्मी, दिल्ली का तापमान तो भाई 50, 49, 47 पे पहुंच रहा है आप लोग। मान लीजिए आपने 50 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन चलाई, वही रिएक्शन मैंने चलाई 80 डिग्री सेल्सियस पे, सेम, सब कुछ सेम, बस टेम्परेचर डिफरेंट है। तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ी कम आएगी एज कंपेयर टू माइन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। आपको ये बात समझ में आई भाई? बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है आप लोगों को सबको? तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमको इस टॉपिक में पढ़ने हैं। चलिए आगे बात करते हैं चैप्टर की शुरुआत करते हुए। केमिकल काइनेटिक्स हमने अभी पढ़ा, बताइए जल्दी रिवाइज करिए। केमिकल काइनेटिक्स, जो रिएक्शन के रेट्स को स्टडी हम करेंगे, दैट इज योर केमिकल काइनेटिक्स, और उनके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है। सुनिए मेरे को, बड़े आराम से सुनना इस चीज को। मान लीजिए कोई आपकी एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं। एक रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू दी प्रोडक्ट। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताइए, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज ही होगा ना, इंक्रीज तो होगा नहीं। अब सुनो, जिस रेट से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, उसी रेट से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। आपने वो तराजू देखे पुराने टाइम वाले? तो क्या होता है, एक टाइम जिस रेट से वेट बढ़ रहा होता है, उसी रेट से जो दूसरे वाला, वो जो पलड़ा होता है, पलड़ा बोलते हैं, जो साइड होती है, वो क्या होता है, वो ऊपर चलती जाती है आपकी। तो अगर रिएक्टेंट एक साइड से कम हो रहा है, उसी रेट से वो बढ़ता जा रहा है। ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो मैं आपको बोल सकता हूं जनरल आपकी फॉर्मूला क्या होता है रेट का? रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग, चेंज in concentration of reactant or product divided by change in time। change in time, तो मैंने यहां पे रेट को लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये माइनस का क्यों लिखा सर? सुनो, माइनस का क्या यहां इंपॉर्टेंस है, नेगेटिव साइन represents the decrease in the concentration of reactant। समझ में आया? नेगेटिव का मतलब डिक्रीज होना, और 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत अगर दोबारा है तो बता भी देता भैया। ये बात करते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन। तो हर एक फॉर्मूले का यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज कुछ ना कुछ बता रही है आपको।
ये आपको समझ में आया। सिमिलरली मैं प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में भी लिख सकता हूं, ठीक है। प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू प्लस पी इज इक्वल टू डेल्टा टी, और ये प्लस का मतलब क्या है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। वेरी गुड। आगे हम बात करते हैं यूनिट्स की। देखो यूनिट्स तो भैया फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, यूनिट्स अगर नहीं पढ़ोगे ढंग से तो मार्क्स तो तुम्हारे वहीं के वहीं कट हो जाने हैं। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं ना तो सारा खेल यूनिट का है। अभी तो रेट कांस्टेंट की बात करेंगे, वहां सारा खेल यूनिट का है। अगर यूनिट आपने गलत लिख दी या यूनिट आपने याद नहीं करी तो आप ऑर्डर भी नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा ऑर्डर है। बट कोई बात नहीं भाई, मैं हूं यहाँ पे, बड़े आराम से इजी तरीके से पढ़ाते चलेंगे। सुनो, कंसंट्रेशन की यूनिट हमने लेनी है मोल पर लीटर, क्योंकि हम यहाँ क्या ले रहे हैं, मोलैरिटी, और यहाँ पे टाइम सेकंड में है तो हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड। अब अगर टाइम मिनट में है तो मोल पर लीटर पर मिनट भी हो सकता है, आर है तो मोल पर लीटर पर आवर भी हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आया। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम। अब याद रखना, जिस रेट से रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। समझ में आया। दोनों का हमारा इक्वल है तो मैं इसको लिख सकता हूं। ओके, अभी हमने इसी के बारे में पढ़ा। सुनो, अगर मान लीजिए यहां पे ए और ए से बी के बारे में बात कर लिया, कोई बात नहीं, रिएक्टेंट को हमने ए माना है और बी को हमने प्रोडक्ट माना हुआ है यहां पे। तो अगर ए से बी हम लोग जा रहे हैं, कहां पे, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाय में डी टी। क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो हम इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, डिसअपियरेंस मतलब खत्म होते जाना, इज इक्वल टू में प्लस डी बी बाय में डी टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कोई डाउट। माइनस प्लस का मतलब समझ में आया, स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको ये चीज समझ में आई है, बस और क्या चाहिए भाई, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो अभी हमने इस रिएक्शन के लिए पढ़ा था। सुनिए, जब ए से हम बी की तरफ जा रहे थे, इनिशियली बात करूं, ग्राफ हमने बनाया है वाई एक्स, यहां पर एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन। तो जब टाइम 0 था बिल्कुल, तो मुझे बताइए कंसंट्रेशन में किसकी कंसंट्रेशन थी, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की थी, रिएक्टेंट की थी। तो यहां पर किसकी कंसंट्रेशन थी उस वक्त, रिएक्टेंट की, एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, 0। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई हमारी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली गई, प्रोडक्ट की इंक्रीज होती चली गई। तो आप देखो यहां से ये ग्राफ इधर जा रहा है, और ये हद से ज्यादा यहाँ पे क्या पूछ लेंगे, ग्राफ बना के दे देंगे, बता दे पूछेंगे रिएक्टेंट का ग्राफ बताइए और प्रोडक्ट का ग्राफ कौन बताइए, तो गलत करके आ जाओगे ना, हाँ सही करके आओगे, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से इजी तरीके से हम लोगों ने इसको पढ़ा है। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, दो तरीके की हमारी रिएक्शंस होती है, एक इंस्टेंटेनियस रेट और दूसरा एवरेज रेट। दो रेट हमने बात करी, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, एकदम से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने कहा बता इसका आंसर बता, तो उस पर्टिकुलर मैंने टाइम के बारे में बात करा ना, इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस उस पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट निकालना होगा वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट। और जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जब हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन यहां से डिक्रीज हो चुकी है, वो हमारा कहलाता है एवरेज रेट। क्या कहलाता है, एवरेज रेट। देखो मैंने किस तरीके से आप लोगों को समझाया इधर, जब एवरेज रेट की बात करेंगे तो टोटल चेंज इन कंसेंट्रेशन आएगा, टोटल चेंज इन कंसेंट्रेशन। लेकिन जब हमारा इंस्टेंटेनियस रेट आएगा तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर कभी भी इंस्टेंटेनियस रेट हमने निकाल दिया। तो जब हमें एवरेज रेट पता हो, मतलब निकालना हो, तो वी विल यूज एज डेल्टा एक्स, जिसमें हम लोगों को पता हो कि हम x2 माइनस x1 कर सकते हैं, x1 माइनस x2 कर सकते हैं, चेंज इन कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस रेट बोल दिया तो dx बाई dt, कहने को तो सेम होता है, चेंज होता है, बट वहां हमें चेंज पता होता है, वहां होता है स्मॉल चेंज,
वहां आपको इनिशियल फाइनल का कुछ आइडिया इतना अच्छे से नहीं होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में समझ में आया, बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं हम लोग। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश मैं करता हूं एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। तो सुनिए, ये पूरा जो ग्राफ हमारा बता रहा है, ये हमारा बता रहा है एवरेज रेट को। क्या बता रहा है? एवरेज रेट। बट मैंने जब आपको पर्टिकुलर बोल दिया इस पॉइंट पे, तो आप लोग ने क्या बोला? ये इंस्टेंटेनियस रेट है। क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट। लेकिन जब पूरा इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करूं यहां से, तो आपने क्या निकाला? इसका चेंज निकाला। तो ये आपका क्या कहलाएगा? प्रॉपर ये हमें क्या कहलाएगा? एवरेज रेट। देखो ये इस ग्राफ की बात करूं यहां से, ये आपको पता है R1 और R2 की वैल्यूज का, खत्म खेल। अगर मैंने देखो ना इस यहां से इस पर्टिकुलर का माना है, तो R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, आपने एवरेज रेट निकाला। बट पर्टिकुलर टाइम मैंने एकदम से पूछ लिया, तो आपने क्या करा? जितना आपको मिला एवरेज रेट, सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट, वहां पे आपने DR को यूज करा। सिमिलरली आपका ऐसे प्रोडक्ट साइड हो जाएगा। चलिए, थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया आप लोगों को? एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं क्या इस पे? चलिए, बड़ा अच्छा सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। कंसेंट्रेशन रिएक्टेड चेंजेस फ्रॉम 0.0, मान लीजिए R1 आपका था 0.03 मोलर और अब R2 हो चुकी है 0.02 मोलर। टाइम दिया हुआ है आपको 25 मिनट। कितना दिया हुआ है? 25 मिनट। अब देखो ये ना एवरेज रेट दिया हुआ है। एवरेज रेट देखा ना, हमें आपको इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है ना, तो बस हमें एवरेज रेट दिया, नहीं तो इंस्टेंटेनियस रेट भी बोल सकते थे। बट इंस्टेंटेनियस रेट आपको कैलकुलेट करने के लिए ऐसे नहीं देंगे। तो आपको करना क्या है? अभी आपने फॉर्मूला लगाया, रिएक्ट रेट इज इक्वल टू माइनस डेल आर बाय में डेल टी लगाना है। अब सुनो भाई, एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला लगाया है वो लगाया माइनस R2 माइनस R1 बाय में T, टू मतलब 25। तो क्या करते हैं? माइनस 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय में T माइनस माइनस 0.01 बाय में टाइम। बट आप मेरी बात मानो तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ इस फॉर्मूले तक साथ देता है यहाँ पे, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ कोई क्वांटिटेटिवली महत्व नहीं होता इसका सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन होता है, क्वांटिटेटिवली इसका कोई भी यूज नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? हम लोग इस तरीके से करेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। आपको पता है इनिशियल कंसेंट्रेशन का और फाइनल का चेंज कितना आ रहा है, सो वी विल यूज R1 माइनस R2 बाय डेल्टा टी। R1 कितना है? 0.03 माइनस 0.02 डिवाइडेड बाय टाइम 25, 0.01 डिवाइडेड बाय 25। जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा मोल पर लीटर, और टाइम किसमें है? पर मिनट में है। किसमें है? पर मिनट में है। आपसे दोनों चीज पूछी है, आप मिनट में भी बताएंगे और सेकंड में भी कराएंगे। क्या आप इसको मिनट को सेकंड में नहीं कर सकते? क्या आप इतना सा नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं? 12th में आ गया आप लोग। सो आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो आप या तो मिनट को चेंज करके दोबारा डिवाइड कर लो, या आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। सुनिए, आपने यही करा, हमने ये आंसर आया मिनट इनवर्स में। कितना आया? मिनट इनवर्स। अब आपको सेकंड इनवर्स में निकालने के लिए इसी को ही 60 से डिवाइड करा है। 60 से डिवाइड, आपको सेकंड इनवर्स आ गया। ऐसे आप आवर में भी निकाल सकते हो। आवर में अगर चेंज करना होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। समझ में आया आपको? चैप्टर की स्टार्टिंग क्यों हुई, कैसे हुई, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला, ये समझ में आया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन दी हुई है तो उस केमिकल रिएक्शन से हम किसी का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या रोल होता है। ठीक है, अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करना। और अगर आपने सॉल्यूशन की चैप्टर मतलब चैप्टर 1 की वीडियोस नहीं देखी है तो आप तब तक उस वीडियोस को भी देख सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।
या कोई आपको डाउट आता है या आपने ये भी चैप्टर कर रखा है, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे बिल्कुल आराम से पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। सेकेंड, जो मैं यहाँ पे पीडीएफ डाल रहा हूं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। यू कैन इजीली डाउनलोड इट फ्रॉम इट। पुरानी वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा। चैप्टर वाइज हम लोग इस क्या करेंगे, वीडियोस को डालते रहेंगे। हर टॉपिक से न्यूमेरिकल होगा। चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कवर करेंगे। फिर एक बार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। प्लस इतना नहीं, आपको डीपीपी हर टॉपिक के बाद आपको वीडियोस में आपको क्या मिलेंगे, इसको आपको वर्कशीट्स भी मिल जाएंगी, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। करिए भाई, क्वेश्चन सोल्व करिए। डाउट होता तो आप हमसे वहां से पूछिए। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सकता है शेयर करो और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।